गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना जो थर्ड चैप्टर था हिस्ट्री का वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लिया था। परमानेंट सेटलमेंट के हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हमने देखा था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट जो किया था, तो बाद में उसको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। लोगों को ये जो परमानेंट सेटलमेंट था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये इरेगुलर मैनर से किया गया था और बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। तो इसको जो अफेक्ट था ज़मींदारों और किसानों दोनों पर बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो भी हथिया ली गई, यानी उनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया गया। किसकी प्रॉपर्टी पर? जो ज़मींदार थे और जो किसान थे। और इस तरह से डिस्ट्रेस सेल्स वर कंडक्टेड, और उस तरह से उनकी ही ज़मीन को किसी गलत तरीके से बेचा जाने के लिए इनको बर्बाद किया जाने लगा। यानी कि एक तरह से कहते हैं कि बर्बादी के रास्ते पर वो चल पड़े। जो रिच ज़मींदार थे, जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, उन्होंने अपने गाँव को छोड़कर शहरों में जाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जो रैंड कलेक्शन था वो किसको सौंप दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सौंप दिया, जो कि सभी इलीगल टैक्सेस के लिए जिम्मेदार थे। इससे क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ी माइजरी आ गई, यानी कि जो लोगों के बीच है कि जो हम कहते हैं कि जो व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई किसानों के बीच में और जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके बीच में। तो उसके बाद जो कॉर्नवालिस का जो आइडिया था कि एक बेनोवलेंट लैंडलॉर्डिज्म का, कि एक उदार जमींदारी व्यवस्था का जो उसका आइडिया था वो बिल्कुल फेल हो गया। बैडेन पॉवेल ने एक रिमार्क दिया है कि द जमींदार्स एज ए क्लास डिड नॉट नथिंग फॉर द टेनेंट्स, कि एक जमींदार जो थे उन्होंने एक वर्ग के रूप में टेनेंट्स के लिए, यानी कि किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। हम देखते हैं कि शुरुआत में जो कंपनी थी उन्होंने फाइनेंशियली गेन किया, है ना, कि उनको जो फाइनेंशियली था कि उनको बहुत गेन हुआ और ये लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन बाद में क्या है, जो कंपनी थी वो लॉस में आ गई, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी लेकिन इनकम थी वो बहुत कम थी। और इससे क्या हुआ, जो उन्होंने फिक्स की थी, जो निश्चित की थी कि इनकम जो है वो उनके लिए कम पड़ गई। तो इट शुड बी नॉट दैट प्री हिस्टोरिक पीरियड इज शेयर ऑन द क्रॉप वाज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स, कि हमें नोट करते हैं कि ब्रिटिश काल से पहले क्रॉप पर एक जो शेयर था, एक फिक्स्ड शेयर, यानी कि कहते हैं कि जैसे भूमि का एक निश्चित लगान देना होता था वो था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपनी को इससे बहुत लॉस होने लगा। हम देखते हैं कि नेवरथलेस दिस सिस्टम प्रूव टू बी ए ग्रेट बोन टू द जमींदार एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो हम तो देखते हैं कि ये जो सिस्टम था जमींदारों और बंगाल की गवर्नमेंट के लिए बहुत वरदान साबित हुआ। इससे क्या हुआ, एक रेगुलर इनकम बन गई और गवर्नमेंट जो कंपनी थी वो स्टेबलाइज्ड हो गई। जमींदार थे वो प्रॉस्पेर्ड हो गए और इससे जो किसान थे वो भी, उनका भी कल्याण की बात सोची गई। अब हमने परमानेंट सेटलमेंट तो देख लिया। अब रैयतवारी सेटलमेंट क्या था? रैयत का मतलब होता है किसान। ये जो रैयतवारी सेटलमेंट था ये मद्रास में, बैरार में, बॉम्बे में और असम में इंट्रोड्यूस किया, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे सर थॉमस मुनरो। इस सिस्टम में क्या था, ये जो मद्रास में ये जो सिस्टम लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, इस सेटलमेंट के अंदर जो पीजेंट थे वो अपनी भूमि के खुद ही मालिक थे। पहले जो किसान और जमींदार से उनसे भूमि छीन ली गई, और वो भूमि के मालिक तभी रह सकते थे जब वो एक टैक्स पे करें। अब उनके जमींदारों के बीच में और किसानों के बीच में, यानी कि जो किसानों के बीच में जो जमींदार होते थे, इंटरमीडिएटरी जिसे हम बिचौलिए कहते हैं, वो ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब जो गवर्नमेंट थी और जो किसान थे उनके बीच में अब कोई भी जो थे बिचौलिए नहीं रहे।
जब तक वो अपना रेवेन्यू टाइम पर पे करेंगे तब तक उन्हें उनकी ज़मीन से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि वो ज़मीन के मालिक रहेंगे। अब क्या हुआ कि रैयतवारी सिस्टम में क्या हुआ, जो रेवेन्यू सिस्टम है 20 से 40 साल के लिए फ़िक्स कर दिया गया। अब हर किसान जो था वो रिस्पॉन्सिबल था डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को, यानी कि अब हर किसान अपना पर्सनली पे करेगा गवर्नमेंट को। अब इस फिर देखते हैं कि एंड में ये सिस्टम भी फेल हो गया। इस सिस्टम में क्या था कि ये निश्चित था कि सिस्टमेटिकली मैनर से अगर हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ किसान तो थे ही नहीं। जिस भारत के जितने भी किसान थे उनको पर्सनली यहाँ पर जो था टैक्स देना पड़ता था, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाया और ये जो सिस्टम था ये भी फेल हो गया। बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक हार्श मेज़र लिया। हार्श मेज़र मतलब एक कठोर निर्णय लिया, कठोर कदम उठाए कि जो नॉन पेमेंट कर रहे हैं या डिले पेमेंट है उनके लिए, कि अगर जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत हार्ड या जिसे हम कहते हैं कठोर कदम उनके लिए उठाए। तो इसका मतलब है कि रैयतवारी सेटलमेंट भी जो था सफल नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया। उसके बाद आता है महालवारी सेटलमेंट। महालवारी सेटलमेंट जो है वो 2 बार हुआ था। एक बार हुआ था 1822 में, जो किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। और उसके बाद जो 1833 में जो हुआ था, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो आप ये जो है इसमें विलियम बेंटिक का नाम आप लिख सकते हो, विलियम बेंटिक। महलवारी सेटलमेंट पंजाब में हुए थे, और जो पंजाब की जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे, वहाँ पर इस सेटलमेंट को लागू किया गया। इस सिस्टम में क्या था, जो बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वो था विलेज था या फिर महाल। महाल का मतलब विलेज होता है और रैयत का मतलब किसान होता है। तो यहाँ पर ये जो महालवारी सेटलमेंट था अब एक किसी पर्टिकुलर किसान पर लागू ना करके किसी एक गांव पर लागू किया गया। अब इसमें क्या था, जो विलेज थे, विलेज लैंड बिलोंग जॉइंटली टू विलेज कम्युनिटी, यानी जो विलेज थी वो विलेज कम्युनिटी से जॉइंट थी, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक आदमी पर या एक किसान पर ना होकर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे विलेज से थी। तो सो द एंटायर लैंड ऑफ द विलेज वॉज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ फिक्सिंग द रेवेन्यू। तो जो पूरा विलेज जो विलेज की जो लैंड थी उसको मेज़र किया गया और उसका एक फिक्सिंग रेवेन्यू को भी फिक्सिंग करने का प्लान बनाया गया कि किस गांव से कितना हम जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। हालांकि जो महालवारी सिस्टम था उसने मिडल मैन को हटा दिया, यानी जो बिचौलिए थे गवर्नमेंट को हटा दिया, और जो विलेज कम्युनिटी थी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया गया, किसमें, इरिगेशन फैसिलिटी में इम्प्रूव लाया गया। लेकिन फिर भी इस महालवारी सेटलमेंट का जो बेनिफिट था वो गवर्नमेंट को ही मिला, किसानों या फिर किसी कम्युनिटी को नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जब आई थी तो वो इस बात का गवाह है कि वहाँ पर बहुत सारे विद्रोहों की शुरुआत हुई। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो टाइम पीरियड था वो 750 से 1850 है ना, 1750 से 1850, यानी 100 वर्षों का जो समय था उसमें बहुत सारे विद्रोह हुए यानी रिवॉल्ट हुए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से वेरियस मेजर्स अपनाए, यानी बहुत से कदम उठाए, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए कॉलोनी, यानी कि इंडिया को एक कॉलोनी यानी अपना उपनिवेश बनाने में। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि उपनिवेश क्या होता है, एक तरह से गुलाम बना लेना। तो कॉलोनी का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को अपना गुलाम बनाना चाहा, यानी कि अपने अंडर करना चाहा। ब्रिटिश बहुत सी पॉलिसीज़ फॉलो की गई ब्रिटिशों की इस दौरान, जिसमें कि सिर्फ जो ब्रिटिश थे उनके ही इंटरेस्ट को क्या है, इम्पोर्टेंस दी गई।
अब बहुत सारे जो रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्होंने किसानों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करी थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी जो स्थानीय प्रशासन था वो भी फेल हो गया लोगों को रिलीफ देने में और उनको जस्टिस देने में टू द रूरल पुअर, यानी कि जो गांव के गरीब लोग थे वो मतलब बहुत कठिनाई में पड़ गए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो किसान थे और जो ट्राइबल लोग थे उनको सफ़र करना पड़ा, यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और फिर बाद में क्यों इन्होंने विद्रोहों का यानी रिवॉल्ट्स का सहारा लिया। अब हम देखते हैं कि ब्रीफ नरेशन ऑफ इम्पोर्टेंस पॉपुलर अपराइजिंग। जब हम इसका संक्षिप्त वर्णन करते हैं, ब्रीफ नरेशन करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये जो अपराइजिंग थे यानी कि ये जो रिवॉल्ट्स हुए थे इनकी क्या इम्पोर्टेंस थी और किनका क्या कैसी प्रकृति थी इनकी। जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब सभी भाषाओं के धर्मों के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ इस यूनिफाइड मूवमेंट में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुए थे। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जो लोगों को पॉपुलर रिवॉल्ट की ओर लेकर आई। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।